नाज़रीन, ईरान की जानिब से 800 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स के साथ इसराइल पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इसे ईरान की जानिब से इब्तदाई रिस्पांस बताया जा रहा है, ये एक्चुअल रिस्पांस नहीं है। 800 ड्रोन्स, ये लार्जेस्ट एवर अटैक है जो इसराइल के ऊपर किया गया है। सबसे ज्यादा ड्रोन्स इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं, लेकिन इसे एक्चुअल रिस्पांस नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसे एक इब्तदाई रिस्पांस बताया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसको डिस्ट्रॉय करना है। और इसके बाद असल रिस्पांस है वो ईरान का इसके बाद शुरू होगा। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि ईरान किस स्केल के ऊपर इसराइल को जवाब देने जा रहा है कि 800 ड्रोन्स को वो सिर्फ एक आगाज बता रहा है। ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला है कि 800 ड्रोन्स फायर किए गए हैं। ये सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये तो बस आगाज है और समझिए कि ये आगाज भी अभी हमने नहीं किया, असल रिस्पॉन्स है वो हमारा आ रहा है। और ब्रिक्स जो ममालिक है वहां से ईरान को क्या जंगी सपोर्ट हासिल होती है, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहां से क्या सपोर्ट हासिल की जाती है, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, बल्कि कंप्रिहेंसिवली ये जंग ब्रिक्स के खिलाफ जो है वो छेड़ी गई है। और अगर यहां पर ब्रिक्स मदद को नहीं आती तो अमेरिका ओवरऑल चुके उसके एम्पायर को खतरा ब्रिक्स से है। ब्रिक्स ही नई करेंसी लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेथड लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव मीडिया लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव जो निजाम है वो लेकर आ रहा है। तो अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ब्रिक्स से है और अब वो एक एक करके ब्रिक्स मेंबर्स को निशाना बनाना शुरू हो गया है। ये पहला मेंबर है ब्रिक्स का और परमानेंट मेंबर है जिसको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है। तो एक तरफ ये जंग रीजन में लड़ी जा रही है, ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान है, एक रिवायती दुश्मनी दोनों में पाई जाती है, लेकिन एज अ ग्रेट पिक्चर, एज अ बिगर पिक्चर ये जंग जो है वो ब्रिक्स के खिलाफ है। तो ब्रिक्स से क्या सपोर्ट आती है? इसराइल के अंदर एयरपोर्ट्स खाली होना शुरू हो गए हैं, खासकर बेन गुरियन एयरपोर्ट से उन्होंने अपने जहाज हटाना शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स को जो है वो खाली किया जा रहा है, यानी इसराइल को इस बात का अंदाजा है कि ईरान किस सतह का रिस्पांस है वो दे सकता है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इसराइली सेटलर जो हैं वो पिल पड़े हैं, टूट पड़े हैं ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, और जो पानी की बॉटल्स हैं उनकी बड़ी शॉर्टेज इसराइल में इस वक्त बताई जा रही है। पैनिक का माहौल वहां पर है। और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर ने जो मिलिट्री जो ऑफिशियल शहीद हुए हैं उनकी जगह के ऊपर नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। आरसी तौर पर IRGC के जो चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है फौरी तौर पर, और आर्मी जो चीफ हैं वो शहीद हुए उनको अपॉइंट किया गया है। और जो निचली रैंक्स है वहां पर भी शहादतें हुई हैं, उनकी अभी मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आ रही हैं, तो वहां पर अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, फौरी तौर पर ये की जा रही हैं क्योंकि एक बड़ा रिस्पांस उसका आगाज कर दिया गया, मजीद फौरी हमला करना है। और ईरान की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी हमारे हमले में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि ये मिसाइल नहीं इस्तेमाल करना, ये वेपन इस्तेमाल नहीं करना, उस साइट को हिट नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने की बात कर रहे हैं और ईरान को अब यह दिखाना है कि क्या वो न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सकता है। ऑयल प्राइसेस तेजी के साथ ऊपर जा रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है तेजी के साथ नीचे जा रही है। सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में राब्ता हुआ है, ये अहम तरीन है। सऊदी अरेबिया और ईरान का राब्ता हुआ है, जाहिर बात है सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन अब तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और इसके अंदर जो है वो कूल डाउन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एक और बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक खतरा यह पैदा हो गया है कि वहां से रेडिएशन जो है वो क्या लीक हो सकती है, यानी न्यूक्लियर साइट शिफ्ट हुई है। और इससे भी आप देखें कि ये जो इसराइल है ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। और जब से इसराइल मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, मिडिल ईस्ट ने सुख का सांस नहीं लिया और ना ही लेगा, इसके होते हुए किसी को सुख का सांस नहीं है। और कभी वो किसी पर हमला करेंगे, कभी किसी पर हमला करेंगे, हर एक पर अलग अलग जवाब के साथ जाएंगे। और आप देखें कि हर मुल्क के साथ जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया है पीछे कई सालों का प्रोपेगेंडा है। इराक के खिलाफ पीछे कई साल लगे, शाम के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा, लीबिया के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा, और ईरान के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा कि ईरान अब देखें, आपको याद होगा पिछले महीनों के अंदर दुनिया के अंदर जो भी वाकया हो रहा था ईरान के ऊपर डाल दिया। ट्रंप ने उसकी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो भी ईरान के ऊपर डाल दी गई। तो ये एक आप कह लें कि प्रॉपर प्लानिंग, और हमें तो बिल्कुल वाज़ेह था कि ईरान की जंग अल्टीमेटली होकर रहेगी। और खासकर पिछले कुछ हफ्तों से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी अमेरिका, इसराइल और वेस्ट से, तो वो हमें बिल्कुल वाज़ेह बता रही थी। तो बहरहाल ये दुनिया को देखना है कि ये इसराइल जो है वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए कितना खतरा है। तो अब वहां पर सबसे बड़ा डेंजर जो बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनके ऊपर अटैक हो गया है, क्या वहां से रेडिएशन लीक हो सकती है? अगर रेडिएशन लीक होती है तो ये कितना खौफनाक मामला होने जा रहा है।
तो किस रैकलेसनेस का मुजाहरा इजराइल की जानिब से किया गया है। और खबर यह है कि अमेरिकी फोर्सेस बरह रास्त इजराइल को ज्वाइन करने जा रही हैं, किसी भी वक्त वो ज्वाइन कर सकती हैं, और अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि जो ईरान का अटैक होगा उसके फौरी बाद जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अमेरिका की मुकम्मल ग्रीन लाइट के साथ ये अटैक हुआ है, और इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल अमेरिका ही इस रिंग का मास्टर है, ठीक है, अमेरिका ही की मर्जी के साथ हुआ। और जर्मनी से जो बयान सामने आया उससे आप मजीद अंदाजा लगा लीजिए। जर्मन चांसलर के साथ नेतन्याहू की बात हुई है हमला करने से कबल, और जर्मनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल का इकदाम सेल्फ डिफेंस है। जर्मनी ने इजराइल के इकदाम को सेल्फ डिफेंस जब डिक्लेयर कर दिया है। एक मामला यहां पर भी बहुत कशीदा हो गया है, और हिजबुल्लाह हमला करने जा रही है इजराइल के ऊपर, और लेबनीज गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को कहा है कि तुम्हें सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे अगर तुमने इजराइल के ऊपर अटैक किया। यानी लेबनीज हुकूमत ने हिजबुल्लाह को थ्रेट किया कि वो अंदर से उस पर अटैक करेगी अगर उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो कठपुतली हुकूमत जो लेबनान में बैठी है वो इल्यूजन का शिकार है, और सूरत हाल की संगीनी देखिए, जंग ना हिजबुल्लाह चाहती है, ना ईरान चाहता है, ना हमास कब से सीज फायर की बात कर रही है, हूतीज का असल मकसद सीज फायर है। लेकिन जब आप इस रियलिटी को देखने से कासर हैं कि जंग इंपोज की जा रही है, तो और फिर वहां पर जेनोसाइड की जा रही है, आप उससे नजरें चुरा कर बैठेंगे, नहीं हमारी सिक्योरिटी बस इस बॉर्डर के अंदर तक है, तो फिर कैसे मामला चलेगा। तो ये वो इल्यूजन है जिसमें एक तरफ ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं और दूसरी तरफ ईरान और रेजिस्टेंस है, और यही लड़ाई है। तो लेबनीज गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को कहा है कि किसी सूरत इजराइल पर हमला मत करना। तो यहां पर भी एक मामला कि हिजबुल्लाह हमला करेगी या वो पीछे हट जाएगी। अगर हमला करेगी तो फिर क्या होगा, तो ये एक अंदरूनी भी लड़ाई यहां पर है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी ज्यादा डायमेंशंस हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वाकया इतना बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा वाकया हो गया है कि आप देख लें कि इसको 45 साल लगे हैं इस वाकये को होने में। 45 साल से किताबें लिखी गई, आर्टिकल्स, कितने लाखों शायद टीवी शोज या टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हुए, और कितना इस जंग के बारे में लिखा गया, और अल्टीमेटली जंग हो गई। तो ये इतनी डायमेंशंस हैं इस जंग की, और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स इस हर एक मिनट के अंदर हो रही हैं कि हम कुछ डायमेंशन और कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर आपके सामने सूरत-हाल रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, सारी नजरें लगी हैं ईरान के जवाब के ऊपर कि ईरान किस नौयत का जवाब देगा। इसराइल से मुकम्मल जंग लॉन्च की गई है, क्या ईरान का हमला मुकम्मल जंग होगा या एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होगा, प्रिसाइज और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, अब अगली बात यह है कि अगर ईरान ने सर्वाइव करना है तो ईरान ने आज तक ताकत से ही सर्वाइव किया है, और अब जो जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है इससे निकलने का भी एक ही रास्ता है, और वो है ताकत। ईरान को एक ऐसा जवाब देना है कि इजराइल लरज उठे। इजराइल के ऊपर अब तक का एक ऐसा जवाब देना है कि इजराइल को सबक सिखा दिया जाए, सही मानों के अंदर जब इजराइल को सबक सिखा दिया जाए। ये बात नोट कर लें कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की कमजोरी दिखाई गई तो ये ईरान के लिए मुकम्मल तबाही लेकर आएगी। इस सिनेरियो के अंदर जब ईरान के ऊपर हमला हो गया है, वो कैसे, अब देखिए, ईरान जंग आज तक क्यों नहीं हो सकी, बाकी सारी जंगें हो गई, 7 कंट्रीज की लिस्ट बनी, 6 पर हमला हो गया, 7 तक, 13 जून से पहले नहीं हुआ, आज हमला हो गया। उसकी वजह क्या थी? ईरान ने एक डेटरेंस शो की। अच्छा जी, कौन सी? अच्छा जी, दुनिया की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अच्छा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, दुनिया का ऑयल बंद हो जाएगा, जिससे दुनिया की इकॉनमी मुतासर हो जाएगी। अच्छा जी, रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। अच्छा जी, ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अभी कल रात जब ट्रंप ने कहा कि ईरान पर स्ट्राइक हो सकती है, तो उसके कुछ देर के बाद स्टीव विटकॉफ का भी एक स्टेटमेंट आया। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान के पास ये पावर है कि वो मैसिव कैजुअलिटीज कर सकता है। तो ये सब क्या था? एक हमला किए बगैर, एक जंग हुए बगैर एक ईरान की डेटरेंस थी। इस वजह से आज तक हमला नहीं हो सका था। तो अब इजराइल ने इस सारी डेटरेंस को साइड के पर रखते हुए कि अगर कोई रीजनल वॉर छिड़नी है तो छिड़ जाए, अगर इकॉनमी तबाह होनी है तो हो जाए, अगर कोई वर्ल्ड वॉर छिड़नी है तो छिड़ जाए, अगर ईरान की मिसाइल ताकत है तो वो हमें दिखाए। इस सब को साइड पर रखते हुए इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया है। तो अब अगर ईरान इनमें से कुछ भी दिखा नहीं सकता कि वो रीजन के अंदर बड़ी जंग छेड़ सके या इजराइल और अमेरिका के मफादात को सीरियस नुकसान पहुंचा सके, इजराइल के अंदर मैसिव लेवल की तबाही मचा सके, डिस्ट्रक्टिव लेवल की, जो आज तक इजराइल ने फेस ना की हो, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि इजराइल को और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, इजराइल में भी तो एक कंसर्न था ना, एक खौफ था कि भाई हमला करेंगे तो फिर ईरान का जवाब क्या होगा? ईरान के हमले को क्या हमारा एयर डिफेंस रोक सकता है? जब वो इराक और शाम पर हमला कर रहे थे, उनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तब उनको यह खतरा नहीं था। ईरान के हवाले से उनको यह खतरा था कि ईरान ये कर सकता है, इसलिए इसको इतना टाइम लग गया।
अब उन्होंने इसको साइड पर रखते हुए हमला कर दिया। अब आप देखिए, अगर ईरान इसमें से कुछ भी मुजाहरा करने से कासर हुआ और सिर्फ डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए, अच्छा सबने कंडेम कर दिया, अच्छा ये देखो हमारे साथ कितना जुल्म हो गया, अगर इसी हद तक ईरान रहता है तो इजराइल को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, अमेरिका को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, और यूरोप को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, और रीजन वो तेजी के साथ ईरान की कमजोरी को भांप कर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा बगैर किसी शक के। ये बात ज़हन से निकाल दे कि ये हमला होने के बाद जब रीजन ईरान के साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ तभी मुल्क खड़े होंगे जब ईरान ताकत दिखाएगा। भाई रीजन भी तो जंग नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि ईरान एक बड़ी तबाही ला सकता है, और इजराइल में भी खौफ था, अमेरिका में भी था, यूरोप के अंदर भी था। तो अब इजराइल ने एक इकदाम करके दिखा दिया है। उसके बाद अगर ईरान कुछ भी शो नहीं कर सका, अगर ईरान डिवास्टेटिंग पावर के साथ हमला नहीं कर सका और उसने कैलकुलेटेड सा रिस्पांस किया, भाई रिस्पांस तो आएगा ना, लेकिन कितना बड़ा? अगर एक कैलकुलेटेड रिस्पांस हुआ तो ये बात ज़हन में रखें, वो ईरान को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस्लामिक रिजीम को गिरा देंगे और नई रिजीम वहां पर कठपुतली रिजीम लेकर आएंगे। ये एक इराक बनेगा, ये एक लीबिया बनेगा, या फिर एक शाम बनेगा। इनमें से कोई एक मुल्क, या यमन बन जाएगा, इसको कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और डिफरेंट गवर्नमेंट जब वहां पर लाई जाएंगी। ये ईरान का अगला नक्शा होने जा रहा है। देखिए, उन्होंने 40 सालों से ईरान की जो रिजीम है उसको गिराने की कोशिश की है, थ्रू सैंक्शंस, थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन, थ्रू साइंटिस्ट को मार रहे हैं, थ्रू उनके असैसिनेशन कर रहे हैं, थ्रू इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं, अंदर से अपराइजिंग कर रहे हैं, नाकाम हुए। तो अब ये जंग छेड़कर, देखें सद्दाम हुसैन की रिजीम चेंज ही मकसद था ना, तो जंग छेड़कर सद्दाम हुसैन को हटाया गया, इधर तालिबान और उधर बशार तो, और फिर लीबिया। तो यहां पर भी वही फार्मूला है, अब जंग छेड़कर इस इस्लामिक रिजीम को हटाना है। तो ये उसी सूरत सर्वाइव करेंगे, ईरान उसी सूरत सर्वाइव करेगा एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि अगर वो ताकत उनके पास है। अगर नहीं है, अब आप देख लें, दुनिया की कोई ताकत इजराइल को नहीं रोक सकी, दुनिया का कोई बयानिया इजराइल को नहीं रोक सका, दुनिया की कोई इंटरनेशनल बॉडी इजराइल को नहीं रोक सकी। तो अब तो उनके, आप देखें कि वो जो होता है ना, थोड़ा सा फियर या थोड़ी सी झिझक, वो भी उनकी खत्म हो गई है, जो डेटर्स मौजूद थी वो खत्म हो गई है। तो जर्मनी ने कहा सेल्फ डिफेंस है, और अमेरिका की फोर्सेस उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन करने जा रही हैं इसराइल को। तो देखिए, टाइम बड़ा मुश्किल है। अगर एक बड़ा रिस्पांस देते हैं तो सामना होगा अमेरिका से, तो अमेरिका के साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रास्ता अब कोई नहीं है ना, जंग इंपोज हो गई है, फिर क्या करेंगे? तो एक रास्ता यह है कि उनके साथ टकराएं, अमेरिका को इस रीजन से निकालें और इसराइल को सबक सिखाएं और इस एंटिटी को खत्म करें। ये अब ईरान ने करना है, या फिर यह कि टकराए बगैर ही तबाह हो जाए। ये दो ही रास्ते हैं ईरान के पास, इसके सिवा तीसरा रास्ता इस वक्त ईरान के पास नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी बात, और यही सारा मुद्दा है, तमाम बात इसके गिर्द ही अब घूमनी है। अगली बात यह है कि इसको हमेशा इस नजरिए से देखना है कि जंग ईरान पर मुसल्लत हुई है। यानी कुछ लोग इस एंगल से भी डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि देखो भाई, वो इसराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया, अच्छा जी, वो ईरान की क्या इंटेलिजेंस थी कि उनके टॉप लीडरशिप जब शहीद हो गई, ठीक है, अच्छा वो इतना उन्होंने प्रिसाइज हमला कर दिया, तो ईरान का डिफेंस किधर गया? कुछ लोग इस एंगल से बात कर लेते हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ इधर ही होती है। बात यह है कि यूक्रेन ने भी तो रशिया के अंदर जाकर इतना बड़ा अटैक कर दिया और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, रशिया को कानो कान खबर नहीं, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए। तो बात यह है कि ये CIA ने अटैक किया है, ठीक है। तो ईरान लड़ रहा है, उनके सामने सबड्यू तो नहीं किया है। ईरान इससे पहले भी बहुत नुकसान उठा चुका है, बहुत सारा उसको डैमेज हुआ है, उसके बहुत सारे लीडर शहीद हुए हैं, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जब शहीद हुए हैं। तो असल बात यह देखनी है कि ईरान सबड्यू नहीं हुआ और ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, ठीक है ना। एक बदमाश है जो कभी इधर जंग छेड़ देता, कभी उधर जंग छेड़ देता, तो एंगल वो रखना चाहिए। अगली बात यह है, वेरी अनयूजुअल, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। कल इस हमले से पहले जो तुलसी गैबर्ड हैं, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, और उनके नीचे 18 अमेरिका की एजेंसीज आती हैं, जिसमें FBI भी है और जिसके अंदर CIA भी है। ये सारी एजेंसीज तुलसी गैबर्ड के नीचे हैं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक्सट्रीमली अनयूजुअल एक वीडियो जारी कर दी, और उस वीडियो के अंदर क्या था? अब ये दुनिया अभी तक उसको समझ रही थी कि यह हमला हो गया, और किसकी तरफ से बात सामने आ रही है? जो CIA की भी सरबराह है, यानी उसकी भी हेड है, और तमाम एजेंसीज, और उससे ज्यादा इंफॉर्म्ड पर्सन और कौन होगा दुनिया में। उसने कहा कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। ये मीडिया एनालिस्ट की बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं, तुलसी गैबर्ड जो कि 18 एजेंसीज की हेड हैं अमेरिका की, द मोस्ट इंफॉर्म्ड पर्सन यू कैन से ऑन अर्थ, वो कह रही है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है और दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। बड़ी वो इमोशनल भी उसके अंदर नजर आई। वैसे तो होता है ना कि स्टेटमेंट जारी होती है, उन्होंने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया, कितना अनयूजुअल है, और उसके अंदर वो थोड़ी सी इमोशनल भी थी कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है और दुनिया डिस्ट्रॉय होने जा रही है। ये इस हमले से पहले की उनकी वीडियो थी, और उसके बाद जब वो ईरान की जानिब से हमला कर दिया, तो ये भी एक एंगल है कि
कि हम उसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ चुके हैं। अगली बात यह है कि ये जंग ब्रिक्स की भी है। जैसे ईरान को कोई कमजोरी नहीं दिखानी है, यहां पर ब्रिक्स ने भी अब अपने आप को साबित करना है। भाई आपने ओपनली कह दिया कि आप इस एम्पायर को, इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, आप नई करेंसी लेकर आएंगे, आप नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आएंगे, आप नया इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आएंगे, आप नए सिक्योरिटी अलायंसेस बनाएंगे। आप पूरी तरह से इस एम्पायर को, इस ऑर्डर को चैलेंज कर चुके हैं। तो अब ये एम्पायर उन मुल्कों के ऊपर हमलावर हो चुका है जिन्होंने चीन और रशिया के साथ खड़े होकर यह ऐलान किया कि हम आपके साथ खड़े और इस ऑर्डर को हम बदलेंगे। तो अब अगर ये ब्रिक्स और ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया अगर इन मुल्कों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आते तो ये एक एक मुल्क है जो निशाना बना है, और ये एशिया है। एशिया में जंग छेड़ी गई है, इसका अल्टीमेट हदफ चाइना है। अब एक और चीज नोट करें, ईरान की अहमियत क्या है। ईरान ने एनर्जी हब बनना था ब्रिक्स के लिए। पिछले हफ्तों के अंदर रशिया के ईरान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए एनर्जी के हवाले से, गैस के हवाले से, जिसके बाद रशिया और ईरान को वर्ल्ड गैस सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंस हासिल हो गई थी। चाइना के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये इसने एक एनर्जी हब बनना था, और फिर वो कॉरिडोर देखें जो रशिया से होते हुए ईरान आना था, फिर साउथ एशिया जाना था, फिर इसी तरह चाइना से ईरान तक कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो ईरान की ब्रिक्स के अंदर बड़ी गैर मामूली अहमियत थी। तो अब अगर ब्रिक्स ने भी कोई कमजोरी दिखाई तो अमेरिका और कॉन्फिडेंट होगा और वो और ब्रिक्स मेंबर्स को निशाना बनाएगा। तो चाइना ने ये ऐलान, देखिए चाइना इस एम्पायर के खिलाफ आया, उसने बाकी मुल्कों को साथ मिलाया, एक ऐलान जंग किया। अब वो इस ऐलान जंग में ना छोड़ने वाला है ना वो छोड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल उसको देखें, लास्ट सेंचुरी में जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जब इधर उधर जंगें हो रही थी, ठीक है, इसी तरह की जंगें हो रही थी, तो असल में वो जंग किसके खिलाफ हो रही थी? सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अल्टीमेटली सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। हालांकि सोवियत यूनियन और अमेरिका आपस में नहीं टकराए, लेकिन इन्हीं जंगों की वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। तो ये भी उसी नौयत की जंगें हैं। अब चाइना के इत्तेहादियों को इस तरह से जब निशाना बनाया जा रहा है, तो चाइना ने भी और ब्रिक्स ने भी कोई कमजोरी शो नहीं करनी है और उनको आगे बढ़ना होगा, वगरना एक एक करके सब जब निशाना बनेंगे। $1 ट्रिलियन बजट रखा है ट्रंप ने, जो जंगों को बंद करने का नारा लगाकर आया है। यही वो बुनियादी फैक्टर है, बॉटम लाइन है। $1 ट्रिलियन किस लिए रखा गया है? हालांकि वो मेडिकल और सोशल और एजुकेशन वहां से पैसा निकाल रहे हैं और मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, $1 ट्रिलियन कर रहे हैं। और जो जिस तरह अब उनको रिसोर्सेज पर कब्जा करना है और वो जंगों ही के जरिए होगा। अब उन्होंने मिलिट्री माइट के जरिए अपना जो एम्पायर है उसको रीअसर्ट करना है। तो इस जंग के इख्तिताम पर या तो अमेरिका इस रीजन से निकल जाएगा, इजराइल बतौर एंटिटी खत्म हो जाएगा, या फिर ईरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अमेरिका की हेजेमनी दोबारा से दुनिया पर रिस्टोर हो जाएगी। ये उस नौयत की जंग है जिसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि ये काफी दिनों तक हमारे हमले जारी रहेंगे। और जर्मन चांसलर ने के साथ कॉल हुई है इसकी, और हमले से बिल्कुल चंद मिनट पहले, और जर्मन चांसलर से फिर स्टेटमेंट आई कि ये सेल्फ डिफेंस है। अब यहां पर भी चालाकी देखिए कि इजराइल और वेस्ट का नैरेटिव क्या है कि इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है, और हमेशा वो सेल्फ डिफेंस के दायरे में ही खेलते हैं कि हमने तो सिर्फ न्यूक्लियर को निशाना बनाया। भाई हम तो कोई जंग नहीं करना चाहते, उनका न्यूक्लियर हमारे लिए खतरा था तो इसलिए हमने न्यूक्लियर को निशाना बनाया। ये उनका एक बयानिया है, इसी सेल्फ डिफेंस के बयानिए में खेलते हैं। असल में तो जंग छेड़ी गई है, ठीक है ना, कि हमने तो जनाब सिर्फ न्यूक्लियर को निशाना बनाया है। तो ये एक बहरहाल चालाकी है, लेकिन ये सारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी जब ताकत टकराएगी। वगरना ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये भी जब इससे ताकत टकराती है ना तो ये पाश हो जाता है। जब ताकत इससे टकराएगी तो ये सारे बयानिए साइड पे रह जाएंगे और बहुत सारे फिर पीछे हट जाते हैं जब आगे से ताकत नजर आती है। अगर कमजोरी आएगी तो फिर यूरोप भी बड़ी ताकत के साथ इजराइल के पास आएगा और उसके साथ खड़ा होगा, अमेरिका भी, रीजन भी, और गजा फिर और ज्यादा इजराइल कॉन्फिडेंस होगा गजा पर कब्जा करने के हवाले से, ठीक है, क्योंकि तवज्जो इधर ही रहेगी और वो तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ते जाएंगे। कोई फिर प्रेशर नहीं होगा एड का इधर उधर, वो वहां पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगली बात यह है, अब ईरान से जो पहला रिस्पॉन्स आया, 800 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स फायर किए गए। ये जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि बहुत बड़ा हमला है, लेकिन इसको भी असल हमला नहीं बताया जा रहा है। इसको सिर्फ यह बताया जा रहा है कि जो असल हमला होना है उससे पहले वो एयर डिफेंस को डिप्लीट कर रहे हैं। अबाउट 800 ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल। तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि उनके एयर डिफेंस को डिप्लीट करना है। तो अगर ये डिप्लीट किया गया है तो इसका मतलब फौरी पीछे से नया हमला होगा। इस वीडियो के दरमियान भी हमला हो सकता है, और अब तो सूरत हाल ऐसी कि मिनटों के हिसाब से चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या न्यूक्लियर साइट्स हिट होंगी? कहा था कि वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे, क्या वो अमेरिकन बेसिस को भी निशाना बनाएंगे? शायद अभी ना बनाएं, लेकिन क्या इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाएंगे? क्योंकि उनकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं, मतलब हिट हो गई हैं, तबाह हुई हैं या नहीं, ये अभी ईरान बताएगा। क्या उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया तो वो क्या न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सकते हैं? क्या उनके पास ये कैपेबिलिटी है? जवाब तो है, क्या कैपेबिलिटी है ये देखना होगा। और इसमें ये बात ध्यान में रखें कि इजराइल किसी भी वक्त न्यूक्लियर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। रेड फ्लैग जो है वो लहरा दिया गया है ईरान की मस्जिद के ऊपर, ये रिवेंज का आप कह लें कि साइन होता है, ये रेड फ्लैग जो लहराया गया है। और सुप्रीम लीडर ने IRGC का चीफ और आर्मी चीफ जो है वो उसको अपॉइंट किया है। अच्छा, अब इसमें कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। ये हमला जो है इसमें बहुत सारे मिसाइल इराक से लॉन्च हुए हैं,
अब आप देखें कि इराक की जो एयर स्पेस है इसको तो अमेरिका कंट्रोल करता है। अच्छा, इराक से मिसाइल लॉन्च हुए हैं और एक और खबर यह है कि मोसाद जो है वो ईरानियन टेरिटरी के अंदर भी ऑपरेट कर रही थी और वहां पर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय किए गए, ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए ईरानियन टेरिटरी के अंदर और फिर वो अंदर से भी फायर हुए, जैसे यूक्रेन ने भी किया इसी तर्ज का, तो मिलता जुलता, यानी अंदर ईरानियन टेरिटरी में ड्रोन्स मिसाइल डिप्लॉय थे, वहां से ये अटैक जब हुए। तो एक इराक से मिसाइल लॉन्च हुए, इधर से जंगी तैयारे गए और फिर अंदर से भी ईरान के ऊपर जब वो हमला हुआ है और काफी घंटे ये हमला जब जारी रहा है। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो शहीद हो गए हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ रब्ता किया है, उसमें कूल डाउन और आगे पीछे बातें हो रही होंगी पूरे रीजन का आगे मुस्तकबिल क्या, और उन्होंने पूछा होगा कि आप क्या रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। तो रीजन से कंडेमनेशन आई है, यूएई ने भी कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब ताकत ही फैसला कुन किरदार अदा करेगी। अब सिफारती महाज की कोई अहमियत नहीं है, सिफारती महाज की कोई अहमियत नहीं, अब सिर्फ ताकत ही फैसला कुन होगी। अगर ईरान ताकत नहीं दिखा सका तो ये रीजन बड़ी जल्दी जो है वो कमजोरी को भांप कर ये चुपके से इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा, ईरान का कोई साथ नहीं देगा। वैसे इन्होंने साथ क्या देना है, कोई जंगी मदद थोड़ी देनी है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट तो है ना, एक सपोर्ट तो है कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। बहरहाल इस सपोर्ट की अहमियत है, लेकिन वो तब तक है जब ईरान को पावर शो करता है। मिसाल के तौर पे ईरान की जो आर्मी है उनकी कुछ हेडलाइंस देखिए, वी हैव नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिस्पोंडिंग टू इजराइल, नेतन्याहू विल बी टॉट अ हार्श लेसन, ईरान कंफर्म्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अनहार्म्ड आफ्टर इजरायली एग्रेशन। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, एंड दिस एक्ट विल बी डिवास्टेटिंग, ओवरवेलमिंग एंड रिग्रेटेबल। तो ये सारे ईरान से बयानात आ रहे हैं, ये उनको करके दिखाना है। अगर हमला होने के बाद भी वो सिर्फ बयानात तक रहेंगे तो फिर मैं आपको बता दूं कि उसका नतीजा सिर्फ यही निकलेगा अनफॉर्चुनेटली कि ईरान के ऊपर मजीद पावरफुल अटैक किया जाएगा, इजराइल मजीद जो है वो कॉन्फिडेंट होगा। अब उनको डिवास्टेटिंग और रिग्रेटेबल ये इजराइल को करके दिखाना है, उसको सबक सिखाना है। इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल के अंदर तैयारी है हमले की कि किसी भी वक्त हो सकता है, पैनिक भी देखा जा रहा है। ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर वो वहां पर जो है वो सेटलर्स जा रहे हैं और सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जखीरा कर रहे हैं। पानी की जो बोतलें हैं उनकी कमी बताई जा रही है, शॉर्टेज हो गई है, इतना ज्यादा वो जखीरा कर रहे हैं। और इजराइल ने बड़ी तादाद के अंदर रिजर्व फोर्सेज जो है उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, उनको कॉल अप कर लिया है। अमेरिका से खबर यह है कि अमेरिकन फोर्सेज वेरी सून इजराइल को ज्वाइन करने जा रही हैं फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो बहरहाल वो वही बयानिया के डिफेंस के लिए जा रहे हैं। और इजरायली एम्बेसडर जो है उसने, जो वाशिंगटन में है, उसने कहा कि इट इज अ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। अब इनका अंदाजा आप लगाएं कि हमला करने के बाद नेतन्याहू जनाब वो मस्जिद अक्सा पहुंचा और उसके चेहरे से हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब लोगों को मार कर और एक जंगे छेड़कर। आप जरा देखें ये कैसी कौम है जो दुनिया के मत्थे लगी है और मिडिल ईस्ट के मत्थे लगी है। तो अब आप देखें कि इजरायली एम्बेसडर कह रहा है ग्रेट अचीवमेंट। देखें जैसे यूक्रेन अगर रशिया को बड़ा कोई डैमेज कर पाता है तो वेस्ट और सपोर्ट देता है। अगर यह पता चल जाए कि यूक्रेन रशिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वेस्ट भी पीछे हट जाएगा। तो ये सिनेरियो यहीं पर है। इजराइल अगर ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ईरान आगे से कुछ नहीं कर सकता, वेस्ट और सपोर्ट देगा। अच्छा, और फिर यूरोप को जो सबसे बड़ा मसला ईरान से वो इसलिए है, मैं आपको बता, यूरोप का मसला यह है कि ईरान रशिया के साथ खड़ा हुआ है। ये जो यूरोप से स्टेटमेंट कल IAEA से सारा मामला हुआ है, ये यूरोप से कभी भी नहीं हुआ, मतलब इस सतह का। अमेरिका से होता है लेकिन यूरोप ने कभी नहीं किया, और लास्ट टाइम इस तरह की कशीदगी 20 साल कबल हुई थी। तो अब उनको असल मसला यह है कि ईरान रशिया के साथ खड़ा हुआ है, तो अब रशिया को भी ईरान का साथ देना है, क्योंकि ईरान को जो भुगतना पड़ रहा है और यूरोप जो खिलाफ आ गया है वो ईरान चूंकि रशिया के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, एक खबर यह भी है कि अमेरिका जो है वो इन एडवांस एक हफ्ता कबल ही उसको बता दिया गया था। अब ये फजूल बात है कि अमेरिका को पता था, अमेरिका को नहीं पता था, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को जो है वो खाली किया जा रहा है, वहां से एयरक्राफ्ट जो है हटाए जा रहे हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमला हो सकता है। देखें, ऐसा हमला करना है कि एयरपोर्ट से हो, न्यूक्लियर साइट से हो, असैसिनेशन अगर कोई ऑपरेशन ईरान कर सके, यानी इस तरह का हमला कि पता चले कि कोई हमला हुआ है। इसके सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं है। हिजबुल्लाह को कहा गया है लेबनीज स्टेट की जानिब से किसी सूरत इजराइल के ऊपर जो हमला ना करना। द लेबनीज गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड हिजबुल्लाह दैट द टाइम फॉर द स्टेट टू बाईपास इन डिक्लेयरिंग वॉर इज ओवर। किसी सूरत तुम जंग का ऐलान नहीं कर सकते और किसी सूरत इजराइल के ऊपर हमला नहीं करना, बड़ी हार्श उनको बोला गया है। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। ऑयल की जो प्राइसेस हैं 9% जो है वो ऊपर चली गई हैं, 9%, और ये तेजी सिर्फ चंद घंटों के अंदर, और ये तेजी के साथ जब वो ऊपर जा रही हैं। तो आखिरी बात यह है कि एम्पायर जो है वो एक जंग इंपोज कर चुका है। एम्पायर ने अपनी पावर को रिस्टोर करना है दुनिया के अंदर। अगर मिडिल ईस्ट की जंग ईरान जीत जाता है तो ये चीन की बहुत बड़ी फतह होगी और ब्रिक्स की बहुत बड़ी फतह होगी। अगर ईरान जंग हार जाता है तो ब्रिक्स का भी कोई मुस्तकबिल नहीं, ये बात ज़हन में रख लें। तो चीन को भी पता है कि यहां पर अमेरिका जीत कर फिर उसने चीन ही की तरफ मजीद आगे बढ़ना है। तो ये बहरहाल एक जंग छेड़ी गई है एम्पायर की, ये ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, लेकिन यहां पर एक रिवायती जो इजराइल और ईरान के दरमियान मामला मौजूद है, वो रिवायती तो वही है लेकिन कंप्रीहेंसिवली ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई, ये ग्लोबल पावर्स की लड़ाई है, जिसका नया बैटलफील्ड जो वो ईरान बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।